क्लास 10th साइंस चैप्टर 3 है धातु एवं अधातु, ठीक है। तो इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, ठीक है, तो कौन होता है? चांदी होती है, ठीक है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? चांदी, ठीक है। अब देखिए ऊष्मा का सबसे कम चालक कौन सा होगा? लेड होगा, ठीक है। सामान्य अवस्था में, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, ठीक है, सामान्य अवस्था ब्रोमीन होगा, ठीक है। फॉर्मूला Br होगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित धातुओं में उत्कृष्ट धातु का उदाहरण। उत्कृष्ट धातु है वो धातु होती है, याद रखिए पहले, कि जिनका ना बाह्य कोश में मतलब पूरे इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब कंप्लीट होता है, ठीक है। उत्कृष्ट मतलब धातुएं कौन सी होती है? जिनके बाहरी कोश क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं, समझ में आया? हाँ, तो ये प्लेटिनम है, ठीक है। निम्नलिखित धातुओं में सबसे अधिक आघात वर्धनीय है, ठीक है। तो आघात वर्धनीय मतलब जिनको आप ज्यादा से ज्यादा पीट कर पतली चादर बना सकते हो, ठीक है। तो कौन सा होगा? सोना, बिल्कुल, क्योंकि आपने पढ़ा है कि कितने ग्राम सोने से कितना 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हो, समझ लो। धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता क्या कहलाती है? पतले तारों में खींचने की तन्यता, वेरी गुड, ठीक है। तन्यता का गुणधर्म है कि आप खींच के क्या करोगे? लंबी लंबी तारें बना दोगे, ठीक है। ठंडे पानी में तेजी से क्रिया कर हाइड्रोजन उत्पन्न करने वाली धातु है, ठीक है। ठंडे पानी में बोल दिया, तेजी से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न करेगी, कौन सी धातु होगी? सोडियम है। कौन सी है? सोडियम ऐसी धातु है तो ठंडे पानी में तेजी से क्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न करेगी, ठीक है। अब है निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? ठीक है, अम्ल से क्या करेगी? हाइड्रोजन को विस्थापित करेगी। तो मैग्नीशियम है जो अम्ल के संग अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को क्या करेगी? विस्थापित करेगी। धातु जो भाप से क्रिया करती हैं, ठीक है, कौन सी धातु है जो भाप से क्रिया करती है? तो ये है आयरन। कौन है? आयरन। अब उभयधर्मी ऑक्साइड का एग्जाम्पल पूछ रहे हैं तो आप जानते हो Al2O3 उभयधर्मी ऑक्साइड का, ठीक है। कौन सी धातु तनु HCl तथा तनु NaOH दोनों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त करेगी? कौन सी ऐसी गैस है जो HCl और NaOH दोनों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त करेगी? कहने का मतलब है तो ये सोडियम होती है, ठीक है। अब देखो वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत तथा तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है कहलाती है। तो आप जानते हो क्या होता है? संक्षारण। क्या हो रहा है? संक्षारण, ठीक है। तो याद रखिएगा संक्षारण के कारण चांदी में चढ़ती है काली परत और तांबे में चढ़ती है हरी परत। अब हेमेटाइट का सूत्र है, ठीक है। तो हेमेटाइट क्या है? हेमेटाइट है लोहे का एक अयस्क है, ठीक है। तो Fe2O3 होगा, ठीक है। हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होगा? हाँ, मरकरी का अयस्क है तो मरकरी का अयस्क आप जानते हो सिनेबार है ना, है क्या? नहीं बताओ। निम्नलिखित में से निम्नतम घनत्व की धातु है, तो ऐसी धातु जो बहुत कम घनत्व वाली है वो कौन सी है बोल रहा है? तो ये लिथियम है, ठीक है। कम घनत्व वाली धातु कौन सी है? लिथियम। कॉपर का अयस्क है तो कॉपर का कौन सा अयस्क होता है? कार्डनेलाइट। कार्डनेलाइट क्या है? कॉपर का अयस्क है, ठीक है। अब है मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन में रखने जाने वाली धातु का नाम? सोडियम, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। एक अधातु और एक धातु का नाम लिखिए जो कक्ष ताप पर द्रव अवस्था में होती है। तो एक तो ब्रोमीन है जो अधातु है, एक मरकरी है जो कि धातु है, ठीक है। कमरे के ताप में द्रव अवस्था में रहती है। चांदी के अतिरिक्त कौन सी धातु ऊष्मा की अच्छी चालक है? ठीक है, कौन होगा? कॉपर होगा। कार्बन के दो अपरूप के नाम लिखिए, तो हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है। उन धातुओं के नाम बताइए जो ठंडे जल से अभिक्रिया करते हैं। तो ठंडे जल से कौन कौन से करते हैं? पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, ठीक है। ये क्या करते हैं? ठंडे जल से अभिक्रिया करेंगे। उन धातुओं के नाम लिखिए जो भाप से अभिक्रिया करते हैं। तो भाप से कौन करते हैं? एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, ठीक है। उस अभिकर्मक का नाम बताइए जो सोना तथा प्लेटिनम को घोल सकता है। अम्लराज, ठीक है। अम्लराज जिसको हम एक्वा रेजिया भी बोलते हैं, क्या होता है? सांद्र HCl तथा सांद्र HNO3 का 3:1 में बना हुआ, ठीक है। शुद्ध सोने को क्या कहते हैं? 24 कैरेट गोल्ड, ठीक है। क्या कहेंगे? 24 कैरेट गोल्ड। एक ऐसी धातु का नाम दीजिए जो वायु में संचारित नहीं होती। तो आप जानते हो सोना। गोल्ड ऐसा है जो वायु में संचारित नहीं होता, ठीक है। जिंक के एक अयस्क का नाम? तो जिंक ब्लेड होता है जिसको ZnS बोलते हैं अपन, ठीक है। ZnS जिंक ब्लेड क्या है? जिंक का एक अयस्क है। ड्यूरेलुमिन नामक मिश्र धातु के दो प्रमुख घटक
कहने का मतलब ड्यूरेलुमेन नामक जो मिश्र धातु हैं वो किससे मिलके बनी है, ठीक है। तो ड्यूरेलुमेन जो नामक मिश्र धातु हैं वो बनती हैं एल्युमिनियम और तांबे से, एल्युमिनियम और तांबे से बनती है ड्यूरेलुमेन, ठीक है। जर्मन सिल्वर नामक मिश्र धातु के अवयवों के नाम, जर्मन सिल्वर मतलब किन किन अवयवों से मिलकर बनी है, तो है तांबा, जिंक और निकेल। तांबा, जिंक और निकेल से क्या बना है, जर्मन सिल्वर। उस धातु का नाम व प्रतीक लिखिए जो सामान्य ताप पर द्रवस्था में पाई जाती है। तो आप जानते हैं मरकरी, ऐसी धातु है जो सामान्य ताप में द्रवस्था में, प्रतीक क्या है इसका, Hg, H कैपिटल G स्मॉल, ठीक है। उस धातु के नाम बताइए जो अत्यंत तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकालेगी। तो मैग्नीशियम और मैंगनीज होती हैं। प्रायः गोल्ड तथा सिल्वर धातु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। और क्यों क्यों ऐसे हैं कि ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें क्या नहीं होता, बहुत ही कम अभिक्रियाशील हैं, ठीक है। अभिक्रियाशील कम है तो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाएंगी। अगर अभिक्रियाशील कम नहीं होती, ज़्यादा होती तो स्वतंत्र अवस्था नहीं बनाती, इनके ऑक्साइड बना देती है तुरंत ही, समझ में आया। तो क्या बोलेंगे अपन, गोल्ड तथा सिल्वर अत्यंत कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं, इसलिए ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। आप जानते हो ना। तो अब है MgO, इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण द्वारा MgO का निर्माण दर्शाइए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के साथ में MgO का क्या करना है, आपने निर्माण दर्शाना है, ठीक है। तो बना रहा हूं मैं, देखो आपको पता होना चाहिए पहले इनका परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो मैग्नीशियम 12 होता है भाई, आपने MgO का बनाना है, ठीक है। तो मैग्नीशियम लिखते हैं पहले, परमाणु क्रमांक 12 होता है, होता नहीं होता, तो क्या होगा 12 में क्या होगा, पहले कोष में 2 होंगे, दूसरे में 8 होंगे, तीसरे में 2 होंगे, हो गए 12। ऑक्सीजन 8 होता है, होता नहीं होता, 2 और 6 हो गया, ठीक है। तो देखिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 बना दो यहाँ पर। ऑक्सीजन बना दो बगल में, ऑक्सीजन के बाहर में कितने हैं, 6 को बना दो, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 6 हो गए हैं, ठीक है। और इसके बाद 6 हैं, इसके बाद 2 एक्स्ट्रा हैं, इसके बाद 6 हैं। अगर ये 2 इसको दे देगा तो क्या होगा, इसके घर पूरा हो जाएगा, 8 पूरे हो जाएंगे, होगा नहीं, बताओ। तो ये कर देगा, ये 2 अपने यहाँ मुंह कर देगा, यहाँ पर ऐसा देगा नहीं गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इसके पास मूव हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे टोटल, 8 घर हो जाएगा पूरा, काम खत्म बस। तो क्या हो जाएगा, अगर जो देगा, अब यहाँ देखिए Mg ने दिया है तो इसमें प्लस आवेश आएगा, ठीक है, आएगा नहीं आएगा। और जो लिया है, देखो ऑक्सीजन लिया है, ऑक्सीजन कैसे लिया है, देखो देखते हैं अभी, है ना। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में क्या थे, 6 थे, 1 2 3 4 5 6 थे, ठीक है। 2 इसने दिए, तो 2 लिए हैं इसने, तो -2 रहेगा, 2 माइनस में लग गए, तो Mg2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव हो गया, जिसको हम MgO हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। क्लियर है, समझ में आया। तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा MgO का निर्माण करते हैं। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ मैग्नीशियम से ऑक्सीजन में चले गए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए क्या होता है जब तांबे को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तांबे को अगर वायु की उपस्थिति में अगर गर्म किया जाएगा तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। एक्वारेजिया किन 2 अम्लों का ताजा मिश्रण है, तो आप जानते हो, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। अब बोल रहे हैं देखो, फेन प्लवन विधि का प्रयोग करके किन अयस्क कणों को आधात्री कणों से पृथक किया जाता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, फेन प्लवन जो विधि है उसका प्रयोग करते हैं हम कॉपर, जिंक और लेड के सल्फाइड अयस्कों को पृथक करने में, ठीक है। कौन कौन सी है, कॉपर, जिंक और लेड के सल्फाइड अयस्कों को अलग करने के लिए, ठीक है। कौन सी विधि, फेन प्लवन विधि। उस प्रक्रम का क्या नाम है जिसमें धातु ऑक्साइड एल्यूमिनियम चूर्ण द्वारा अपचेत हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था, थर्मिट अभिक्रिया पढ़ी थी, ठीक है। थर्मिट अभिक्रिया की बात करेंगे यहाँ पर। एल्यूमिनियम चूर्ण द्वारा धातु ऑक्साइड का अपचयन एल्यूमिनो थर्मिट अभिक्रिया या थर्मिट अभिक्रिया कहलाती है। पीतल के मुख्य अवयव क्या है, तो पीतल कैसे बनेगा भाई, पीतल एक मिश्र धातु है, आप जानते हो, किन किन से मिलकर बनाए, कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक मिलकर क्या बनाते हैं, पीतल बनाते हैं, ठीक है। यह सदलेपन पढ़ा था हमने, क्या होता है, जिंक की पतली परत बनाना। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उस पर क्या करते हैं, जिंक की पतली परत जलाते हैं। इस विधि को क्या बोलते हैं अपन, यशद-लेपन, ठीक है। अब है सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, क्योंकि इसका ज्वलनता बहुत कम होता है, ये जल्दी से आग पकड़ लेता है वायु के संपर्क में आके, ठीक है। सोडियम धातु का ज्वलन ताप अत्यंत कम होता है,
यदि यह धातु वायु के संपर्क में आती है, कौन सी धातु, सोडियम धातु, किसके संपर्क में आएगी, वायु के संपर्क में आती है, तो आग पकड़ लेगा। अतः वायु से संपर्क हटाने के कारण सोडियम को केरोसिन में डुबो के रखा जाता है। ठीक है, इसमें एक शब्द यूज हुआ था, ज्वलन ताप अत्यंत कम। ज्वलन ताप कम होने का मतलब ये कम ताप पर ही ज्वलित हो जाएगी, समझ में आया। ज्वलन ताप कम मतलब है कम ताप पर ही कम टेम्परेचर में ही आग पकड़ लेगी। ठीक है, दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। सोना और चांदी हैं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, अब है नम वातावरण में रखे तांबे के ऊपर चढ़ने वाली हरी परत का रासायनिक नाम क्या है। कैसी हरी परत है ये, उसका रासायनिक नाम क्या है ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो नम वातावरण में रखे तांबे के ऊपर चढ़ने वाली हरी परत कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसे बेसिक कॉपर कार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं जो हरी परत होती है। ठीक है, अब बोल रहे हैं विद्युत तारें पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी से आवृत क्यों होती हैं। ठीक है, तो आप जानते हो अगर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, हमको शॉक लग सकता है, झटके लग सकते हैं ना। तो विद्युत तारें पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी से आवृत होती हैं क्योंकि पीवीसी विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। ठीक है, विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। इससे हमें क्या होगा, विद्युत शॉक यानी कि झटके से बचेंगे हम। अधातुएं ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर कैसा ऑक्साइड बनाती हैं, कोई दो उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो याद रखिएगा अधातुएं ऑक्सीजन के संग जब संपर्क में आएंगी तो अम्लीय ऑक्साइड बनाएंगे, समझा, अम्लीय उदासीन भी बना सकती हैं, अम्लीय या उदासीन बनाएंगे। ठीक है, तो धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अम्लीय के एग्जाम्पल आप देख सकते हो, क्या होता है, CO2 SO2। ठीक है, और उदासीन भी बनाती हैं, उदासीन के एग्जाम्पल क्या है, CO और N2O। ठीक है, बोलता है धातुओं के आघात वर्धनीयता गुणधर्म से आप क्या समझते हैं। तो धातु का वह गुणधर्म जिसके कारण उसमें हथौड़े से पीट पीट कर बगैर टूटे पतली चादरों में परिवर्तित किया जाता है, धातु का आघात वर्धनीयता कहलाता है। तन्यता की बात कर रहे हैं अब, तो धातुओं का वह गुणधर्म जिसके कारण उनको खींच खींच कर पतली तारों में परिवर्तित किया जाता है, धातुओं की तन्यता कहलाती है। अब बोले दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर देती हैं और दो धातुएं जो ऐसा नहीं करती है। ठीक है, तो दो धातुएं ऐसी बतानी है आपने जो तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगी और दो ऐसी जो नहीं करती हैं, तो आपको समकृतता श्रेणी के हिसाब से बता देना है। ठीक है, तो वे धातुएं जो तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कर देती हैं जिंक और मैग्नीशियम है, और जो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती वो कौन सी है, नीचे वाली बता देना, गोल्ड सिल्वर। ठीक है, अब बोल रहे हैं उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। वे ऑक्साइड जो क्षारों के साथ अम्लीय तथा अम्लों के साथ क्षारीय व्यवहार करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। Al2O3 AS2, याद रखिएगा ये। अब बोल रहे हैं अशुद्ध तांबे के विद्युत अपघटनीय परिष्करण में प्रयुक्त एनोड, कैथोड तथा विद्युत अपघट्य के नाम लिखिए। तांबे की एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। ठीक है, तो अशुद्ध तांबे के विद्युत अपघटन के में प्रयुक्त एनोड, कैथोड और विद्युत अपघट्य के नाम लिखिए बोल रहे हैं। तो अशुद्ध तांबे के विद्युत अपघट्य परिष्करण में अशुद्ध तांबे की प्लेट में एनोड, अशुद्ध तांबे की प्लेट में क्या लगेंगे, एनोड, शुद्ध तांबे की प्लेट में कैथोड तथा कॉपर सल्फेट का अम्लीय विलयन विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। कॉपर सल्फेट का विलयन किसका काम करेगा, विद्युत अपघट्य का। कॉपर की एक मिश्र धातु पीतल है जिसमें 80% कॉपर होता है, 20% जिंक होता है। ठीक है, लोहे को थोड़े से कार्बन के साथ मिश्रित करने से उपरांत प्राप्त पदार्थ का उपयोग अधिक क्यों है, क्योंकि कठोर हो जाता है और ज़्यादा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप, लोहे में थोड़ा कार्बन मिलाने से वह कठोर तथा शक्तिशाली हो जाता है, अतः इसका उपयोग भवन निर्माण में, जहाजों एवं यातायात के साधनों में निर्माण में करते हैं। बॉक्साइट के विद्युत अपघट्य से पहले उसमें क्रायोलाइट क्यों मिलाया जाता है। ठीक है, तो बॉक्साइट आप जानते हो, बॉक्साइट जो होता है वो एल्यूमिनियम का एक एस्क है। ठीक है, बॉक्साइट का गलनांक कम करने के लिए उसमें क्रायोलाइट मिलाया जाता है। ठीक है, गलनांक कम हो जाए इसका, यह एल्यूमिनियम की विद्युत चालकता भी बढ़ा देता है, बता रहे हैं। अब आगे हैं भर्जन एवं निस्तापन, हमने पढ़ा है। भर्जन में एस को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं और निस्तापन में एस को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। अब है मिश्र धातु क्या है, दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाने से उनका क्या होगा, समांगी मिश्रण प्राप्त होगा, उन्हें क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल आपको बताइए, पीतल है, ड्यूरेलुमीन है, ये क्या है, सबके सब मिश्र धातु के उदाहरण है। ठीक है, सुचालकता क्या होती है पूछ रहे हैं। ठीक है, सुचालकता का मतलब ये है कि अगर जैसे ऊष्मा की सुचालक बता रहे हैं या विद्युत की कर रहे हैं उस पर डिपेंड है। ठीक है, अगर कोई ऊष्मा की हो रही है तो ऊष्मा अच्छी मतलब वो करेगा वो,
ट्रांसफर करेगा, ठीक है। विद्युत की अच्छी साधक बोले तो विद्युत करंट वगैरह ज्यादा आगे ट्रांसफर करेगा। क्लियर है? ऐसा बोल रहे हैं। अब देखो इंपोर्टेंट चीज है, सक्रियता श्रेणी क्या है, ठीक है। तो सभी धातुएं एक समान सक्रिय नहीं होती हैं, बोल रहे हैं, ठीक है। तो धातुएं क्या एक समान सक्रिय होती हैं? कोई कम होती हैं, कोई अधिक होती है, कोई मध्यम होती हैं, ठीक है। कुछ धातुएं दूसरी धातुओं की अपेक्षा अधिक सक्रिय होती हैं, ठीक है, जो ज्यादा सक्रिय होती हैं। जो धातुएं सरलता से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाती हैं वे सक्रिय धातु कहलाती हैं। समझ में आया? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर देती हैं? त्याग देती हैं। अगर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या इलेक्ट्रॉन देगा किसी को तो क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा, दिया है क्योंकि उसने ना। तो धातुएं इलेक्ट्रॉन को कठिनाई से जो त्यागेंगी वे कम सक्रिय कहलाएंगे, जो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देती है, ठीक है। धातुओं की सक्रियता की तुलना उसकी जल, ऑक्सीजन व अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा करते हैं, परंतु सभी धातुओं इन अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। धातुओं की सापेक्ष सक्रियता ज्ञात करने के लिए विस्थापन अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं। अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातुओं को उनके लवणों के विलयनों से विस्थापित कर देते हैं। कहने का मतलब ये है, सक्रियता श्रेणी में जिनका स्थान ऊपर है वो उससे नीचे वालों को विस्थापित कर देगी अगर अभिक्रिया होगी। क्लियर है? तो उनका क्योंकि वो अधिक सक्रिय है ना ऊपर वाले। इसके विपरीत जो मतलब नीचे है, मतलब कम अभिक्रियाशील है, अगर उनके ऊपर वालों से अभिक्रिया कराओगे तो वो स्थापित नहीं कर पाएंगी। समझ लो? ऐसा करके अब बोल रहे हैं धातुओं तथा अधातुओं में आप अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो धातुएं क्या होती हैं? क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। धातुएं कैसी ऑक्साइड बनाएंगे? क्षारीय। अधातुएं अम्लीय तथा उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं, ठीक है। धातुएं तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। धातुएं तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी। अधातुएं तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती हैं, इसलिए इनके हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करेंगी। धातुएं क्लोरीन के साथ विद्युत संयोजी क्लोराइड यानी कि आयनिक यौगिक बनाती हैं, ठीक है। धातुएं क्लोरीन के साथ कैसे बनाएंगी? आयनिक यौगिक बनाएंगी। ये विद्युत संयोजी क्लोराइड विद्युत अपवर्त्य परंतु अवाष्पशील होते हैं। अधातुएं क्लोरीन के साथ संयोजी यौगिक बनाती हैं जो विद्युत अपवर्त्य तथा वाष्पशील होते हैं। अधातुएं अपचायक होती हैं धातुएं, और अधातुएं ऑक्सीकारक होती हैं। और भी लिख सकते हो आप, धातुएं चमकीली होती हैं, अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं, धातुएं कठोर होती हैं, अधातुएं भंगुर होती हैं, इस टाइप के आप भी लिख सकते हो, ठीक है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, अधातुएं विद्युत की उपचालक होती हैं। एक ग्रेफाइट को छोड़ के लिख देना पर, है ना। अब देखिए आयनिक यौगिकों के सामान्य गुणधर्म का उल्लेख कीजिए, ठीक है। मतलब गलनांक और क्वथनांक उच्च के होते हैं ये पूछेगा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? आयनिक यौगिक सामान्यतः क्रिस्टलीय ठोस ध्रुवीय विलायकों में विलय, कार्बनिक विलायकों में विलय, अच्छा ठीक है। तो क्योंकि ये बोलोगे आप, देखो आयनिक यौगिक धन तथा ऋण आयनों से बने हैं। आयनिक यौगिक किससे बनेंगे? धन और ऋण आयन से बनेंगे। अतः इनके अणुओं के मध्य विपरीत आवेश आयनों के बीच विद्युत आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। क्या करेंगे? एक आकर्षण बल लगेगा ना, देखो प्लस वाला माइनस की तरफ, माइनस वाला प्लस की तरफ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा? एक आकर्षण बल होगा। फलस्वरूप स्थिर क्रिस्टल जालक होता है जिसको तोड़ने में अधिक ऊर्जा। अब क्या होता है? ये ज्वाइंट हो गए हैं, मिल गए हैं, तो क्या होगा? इनको आसानी से आप क्या नहीं कर सकते हो? अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आसानी से अगर गला भी नहीं पाओगे, पिघला भी नहीं पाओगे, तो गलनांक और क्वथनांक क्या हो जाएंगे? इसके उच्च हो जाएंगे। अब बोला है खनिज, अयस्क और गैंग, ठीक है। तो खनिज क्या है? भू प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्वों या यौगिक को खनिज कहते हैं, ठीक है। भू प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्वों या यौगिक क्या कहलाएंगे? खनिज कहलाएंगे। अयस्क क्या होंगे? उन खनिजों को जिनमें लाभदायक ढंग से धातुओं का निष्कासन किया जाए, अयस्क कहलाएंगे। लेड का अयस्क क्या है? गैलेना, PbS, ठीक है। गैंग क्या है? जब कभी अयस्क का भूखनन होता है तो खनिज अयस्क बालू एवं चट्टानों वाली पदार्थ से दूषित हो जाते हैं। खनिजों में बालू तथा चट्टानी पदार्थों की जो भी अशुद्धियां होती हैं उसे क्या बोलेंगे? गैंग बोलेंगे, ठीक है। अब एक अमलगम है। अमलगम आप जानते हो, मरकरी की महीन पिसे हुए अयस्क को मरकरी के संपर्क में लाने में उसमें उपस्थित धातु मरकरी से क्रिया करके अमलगम बनाती है। वास्तव में अमलगम मरकरी की क्या है? मिश्र धातु हैं।